वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ शॉक. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ शॉक. तो आगे प्रोसीड करने से पहले हम बेसिक एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि शॉक क्या है. शॉक एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इट हैज़ कोलैप्स्ड. जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कोलैप्स हुआ तो उसकी वजह से बॉडी में वाइड स्प्रेड हाइपोक्सिया की एक सिचुएशन आ जाती है. देयर इज़ वाइड स्प्रेड हाइपोक्सिया इन आवर बॉडी. जो शॉक है इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है इट इज़ वेरी हाई. तो बॉडी में बेसिकली 4 टाइप्स के शॉक हमें मिलते हैं. हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक. सबसे पहला देखते हैं हम अबाउट दी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं. हाइपोवॉल्यूमिक शॉक तो जो नॉर्मल है हमारी बॉडी में, सपोज दिस इज़ अवर हार्ट और ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है. तो जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है दैट इज़ 5 लीटर और जो कैपेसिटी होती है दैट इज़ ऑल्सो 5 लीटर. ये हम देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में. पर जो हमारा यहाँ पर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है इसमें क्या होता है, देयर इज़ वॉल्यूम फेलियर. देयर इज़ वॉल्यूम फेलियर. वॉल्यूम फेलियर का मतलब यहाँ पर कैपेसिटी जो है वो तो 5 लीटर ही है नॉर्मल, पर इस केस में सपोज़ यहाँ पर हेमरेज हो गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल कोई भी हो सकता है. हेमरेज हुआ तो उसकी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम लॉस हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से. सो यहाँ पर सपोज़ करें कि वॉल्यूम हो गया 3 लीटर, वॉल्यूम कम हो गया ड्यू टू इट्स लॉस बाय हेमरेज. जब वॉल्यूम यहाँ पर कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पर ब्लड था वो कम हो गया. जब ब्लड कम हुआ तो वो आगे पुश नहीं कर पाएगा. दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द वीनस रिटर्न. वीनस रिटर्न कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा. और जब कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो पूरी बॉडी में देयर विल बी हाइपोक्सिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड परफ्यूजन ऑल ओवर द बॉडी. तो अब हम देखते हैं कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के मेन कॉजेज़ क्या क्या हैं. मेन कॉजेज़ ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक देखते हैं. कॉजेज़ ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक या तो बॉडी में हेमरेज हुआ है, कहीं रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, या लॉस ऑफ प्लाज्मा हुआ है जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हुआ है ब्लड का. लॉस ऑफ प्लाज्मा फॉर एग्जांपल जैसे थर्मल इंजरी होती है, बर्न्स होते हैं, उसमें प्लाज्मा लूज़ हो जाता है. या फिर इन केस ऑफ सीवियर डायरिया या वॉमिटिंग में देयर इज़ लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. लॉस ऑफ फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो कम हो गया. देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ वॉल्यूम. तो जो हमारा लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है इट कैन बी इन केस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, or it can be in case of diarrhea, in case of vomiting. सो ये फर्स्ट टाइप का शॉक था, दैट इज़ द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ शॉक, दैट इज़ द कार्डियोजेनिक शॉक. दैट इज़ द कार्डियोजेनिक शॉक. हमने नॉर्मल सीवीएस देखा कि वॉल्यूम और कैपेसिटी इक्वल है. अब हम कार्डियोजेनिक शॉक में देखते हैं. कार्डियोजेनिक शॉक में क्या है, जो वॉल्यूम है दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल 5 लीटर्स एंड कैपेसिटी इज़ ऑल्सो नॉर्मल 5 लीटर्स. पर इसमें क्या होता है कि जो हार्ट हमारा एक पंप की तरह काम करता है, तो यहाँ पर पूरे हार्ट में कोई डिफेक्ट है, दैट इज़ यहाँ पर कोई पंप में फेलियर है. देयर इज़ डिफेक्ट इन दी पंप. इट कैन बी ड्यू टू मैसिव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसकी वजह से जो पंप है वो अपना जो फंक्शन है उसका वो रोल निभा नहीं पा रहा है. सो अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक. कार्डियोजेनिक शॉक कैन बी ड्यूरिंग द एरिथमियाज और इट कैन बी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, जो कार्डियक आउटपुट होता है इट इज़ नियरली इक्वल टू 0 और जो पेशेंट है
it becomes pulseless and BP लेस। ये था हमारा कार्डियोजेनिक शॉक। तो अगले टाइप का शॉक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ शॉक इन ब्रीफ। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के बारे में देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या है, जो कैपेसिटी है इट इज़ एबनॉर्मली हाई। फिर से बना लेते हैं, यहाँ पर हार्ट है हमारा, ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसकी जो यहाँ पर कैपेसिटी है वो एबनॉर्मली हाई हो चुकी है। सपोज़ हम लेंगे कि 8 लीटर, नॉर्मली हमने 5 लीटर माना था, और जो वॉल्यूम है दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ 5 लीटर्स। तो इस केस में क्या होगा कि जो जब हमारा यहाँ पर कैपेसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर ब्लड कम है, तो उसकी वजह से वीनस रिटर्न जो है इट विल बी लेस, क्योंकि वो ब्लड आगे पुश नहीं हो पाएगा। वीनस रिटर्न विल बी लेस, इट विल लीड टू डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट। सो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स में ही 3 टाइप्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स में हम देख सकते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक, दीज आर द सब डिविजन्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता है, और देयर कैन बी न्यूरोजेनिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता है, न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, एंड देयर कैन बी सेप्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक में तो क्या होगा, जैसे इट कैन बी इन दी पेंस एनाफाइलैक्टिक शॉक कैन बी इन दी पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी। तो जो हमारे आईजी एंटीबॉडीज़ हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स आर एलर्जिक टू सम सब्सटेंसेस, कुछ होते हैं पेनिसिलिन के लिए हाइपर सेंसिटिव, तो उस केस में एनाफाइलैक्टिक शॉक होएगा। जो न्यूरोजेनिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फेल कर जाता है। देयर इज़ फेलियर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं दे गेट डायलेटेड। यहाँ पर ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं। और जो अगला है हमारा सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक को हम वार्म शॉक भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, जो बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो कुछ सब्सटेंसेस छोड़ते हैं, दे आर नोन एज एंडोटॉक्सिन्स। और जो एंडोटॉक्सिन्स हैं ये जब ब्लड में आएंगे तो इट विल लीड टू द रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। और जो साइटोकाइंस होंगे वो 2 तौर पे काम करते हैं। वन एज अ वेसोडाइलेटर, कि इसने डायलेट कर दिए वेसल्स को, और ये माइक्रो सर्कुलेशन, जो यहाँ पर माइक्रो सर्कुलेशन है, फॉर एग्जांपल ये था हमारा हार्ट, ये था हमारा सीवीएस, यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। तो ये जो साइटोकाइंस हैं ये इनका गैप इंक्रीज कर देते हैं, इसकी वजह से फ्लूइड है वो लीक कर जाता है। एक तो दे एक्ट एज अ वेसोडाइलेटर एंड दे इंक्रीज द गैप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। तो ये देख लिया हमने अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब हम नेक्स्ट टाइप का देखेंगे, दैट इज़ द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या है। 4 टाइप ऑफ शॉक इज अवर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है कि देयर इज़ ल्यूमन फेलियर। ल्यूमन फेलियर कैसे कि ये था हमारा नॉर्मल, यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम तो हमारा नॉर्मल है और कैपेसिटी इज़ ऑल्सो नॉर्मल, पर ल्यूमन के फेल होने की वजह से यहाँ पर हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। और ये ल्यूमन फेलियर कहाँ कहाँ हो सकता है, इसके कॉज हो सकते हैं अगर हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में जो ये हमारा थ्रोम्बोसिस है, अगर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू
जो ये थ्रोम्बस है इट कैन लीड टू ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्शन, पल्मोनरी आर्टरी से आया और ये हमारे यहाँ पर जो ल्यूमन था इसको इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। इट विल लीड टू ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्शन। ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, उसकी वजह से हमारा जो सीवीएस है वो कोलैप्स हुआ। सीवीएस कोलैप्स होने की वजह से देयर इज़ जर्नलाइज्ड हाइपोपरफ्यूजन इन द बॉडी। बॉडी में एक हाइपोक्सिया लाइक सिचुएशन हो गई। दैट इज देयर इज जर्नलाइज्ड हाइपोपरफ्यूजन। देयर इज जर्नलाइज्ड हाइपोपरफ्यूजन इन दी बॉडी। तो ये थे हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक। अब हम जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज द स्टेजेस ऑफ शॉक। नाउ वी विल स्टडी अबाउट आवर मेन टॉपिक, स्टेजेस ऑफ शॉक। तो बेसिकली जो शॉक है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। आवर फर्स्ट स्टेज इज द नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। इसे हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं। आवर फर्स्ट स्टेज इज द नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, और इसे हम कंपनसेटरी स्टेज भी कहते हैं, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपनसेटरी स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बॉडी के कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं वो कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं शॉक वाली कंडीशन को। जो सेकंड स्टेज है इसमें कंडीशन जो है डिटेरियोरेट होती जाती है। इट इज़ नोन एज द प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ शॉक। और जो लास्ट स्टेज है उसमें पेशेंट की कंडीशन काफ़ी अनस्टेबल रहती है। दैट इज़ नोन एज रिफ्रैक्टरी शॉक। दैट इज़ नोन एज रिफ्रैक्टरी शॉक। रिफ्रैक्टरी शॉक को हम इरिवर्सिबल शॉक भी कहते हैं। इरिवर्सिबल शॉक क्यों? क्योंकि यहाँ से पेशेंट को वापस रिवाइव करना काफ़ी मुश्किल रहता है। इरिवर्सिबल शॉक, अगर यहाँ पर आके अगर आप कोई ट्रीटमेंट देंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। पर अगर आप नॉन प्रोग्रेसिव, और यहाँ पर है जो हमारा सेकंड है दैट इज़ द प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ शॉक। दिस इज़ अवर प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ शॉक। अगर प्रोग्रेसिव स्टेज में भी कोई ट्रीटमेंट, कोई ढंग की मेडिकेशन मिल गई तब भी पेशेंट जो है हमारा वो सेव हो सकता है। पर अगर जो कंडीशन है वो रिफ्रैक्टरी स्टेज तक आ गई तो जो पेशेंट है उसकी डेथ निश्चित है। तो अब हम देखते हैं अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ शॉक। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, और इसमें क्या क्या कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं कि बॉडी कैसे कंपनसेट करती हैं। अब हम देखते हैं द फर्स्ट स्टेज, नॉन प्रोग्रेसिव और द कंपनसेटरी स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यहाँ पर बना दिया हमने हार्ट, और एक हम CNS बना देते हैं। ये हमने बना दिया और पॉन्स मेडुला का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लिया हमने। अब जब हमारी बॉडी से काफ़ी जो ब्लड है वो हेमरेज के थ्रू लॉस हो चुका है, बॉडी में हमारे हेमरेज हो चुकी है, तो क्या होगा, हेमरेज होने की वजह से काफ़ी जो ब्लड वॉल्यूम है वो लॉस्ट हो चुका है। ब्लड वॉल्यूम काफ़ी कम हो चुका है जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो भी काफ़ी कम हो गया है। वीनस रिटर्न कम हो गई है। वीनस रिटर्न कम होने की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हुआ है। जब कार्डियक आउटपुट कम हुआ है देन जो कैरोटिड साइनस है दे आर लेस स्ट्रेच्ड। जब कैरोटिड साइनस जो कैरोटिड साइनस होते हैं वो बेरो रिसेप्टर्स होते हैं। जब कैरोटिड साइनस यहाँ पर BP कम है तो यहाँ पर इनकी जो सरफेस है यहाँ पर कुछ बेरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड साइनस, और यहाँ से ये एक्शन पोटेंशियल लेके जाते हैं इनटू द वेसोमोटर सेंटर।
ये है सरफेस पे कैरोटिड साइनस, और ये गए यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल लेके, और सपोज ये हमने बना दिया आपका वेसो मोटर सेंटर। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल लेके गए तो यहाँ पर बीपी कम था, तो इसकी वजह से जो कैरोटिड साइनस हैं वो कम स्ट्रेच हुए। जब कम स्ट्रेच हुए तो इसका मतलब जो एक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ लेस। कम एक्शन पोटेंशियल आने की वजह से हमने पढ़ा था बेरो रिसेप्टर वाले मैकेनिज्म में कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है इट लीड्स टू द सप्रेशन ऑफ वेसो मोटर सेंटर। पर जब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल ही कम है तो जो सप्रेशन है वेसो मोटर सेंटर का वो भी कम होगा। सप्रेशन कम होगा तो उसका मतलब है जो वेसो मोटर सेंटर हैं दे विल फायर मोर। जब ये ज़्यादा फायर करेंगे तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो इज स्टिमुलेटेड। तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो स्टिमुलेट हुआ फ्रॉम द थोरैकोलम्बर एरिया। अब हम सिंपैथेटिक आउटफ्लो बनाते हैं यहाँ पर येलो कलर से। ये हमारा सिंपैथेटिक आउटफ्लो हमने दिखाया है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये डिफरेंट उसमें जाते हैं, एक तो ये सीधे हार्ट को जाएंगे, एक आर्टीरियल साइड की मसल को जाएंगे, एक ये जाएंगे टू द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस जिससे ये रेनिन रिलीज करेंगे। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस से गए और ये हमारे जो हैं ये वीनस साइड भी जाएंगे। ये सपोज करिए हमारे वीनस मसल्स हैं, यहाँ पर आर्टेरियल मसल्स हैं। अब हम देखेंगे कि जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ओवरफ्लो करने लग गया। अब हम देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा पहला कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिवेशन की वजह से हमारा यहाँ पर हार्ट रेट बढ़ा है, हमारा सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा है, और जो ये वीनस मसल्स में गई थी तो ये इट लीड्स टू वीनो कंस्ट्रिक्शन। जब वीनो कंस्ट्रिक्शन हुआ तो उससे जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ स्क्वीज़ हुआ, जिसकी वजह से कार्डियक फीलिंग बढ़ी, जिसकी वजह से देयर इज़ इंक्रीज इन कार्डियक फीलिंग। जब कार्डियक फीलिंग बढ़ी प्रीलोड बढ़ा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा। तो हम इसे लिख देते हैं प्रीलोड इंक्रीज़ हुआ, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हुआ। तो जैसे हमने फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ में पढ़ा था कि जब वीनस रिटर्न बढ़ता था तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज, जिसकी वजह से कार्डियक वॉल्यूम बढ़ता था। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जो सिस्टोलिक बीपी है, सिस्टोलिक बीपी वो डिपेंड करता है आपके कार्डियक आउटपुट पे, और जो हमारा डायस्टोलिक बीपी है इट डिपेंड्स ऑन द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो जब हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ा इसका मतलब हमारा जो सिस्टोलिक बीपी है इट गेट्स इंक्रीज्ड। तो ये देखिए हमने कंपनसेट करवाया, यहाँ पर हमारा बीपी कम हो रहा था तो वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हमारा जो सिस्टोलिक बीपी है इट हैज़ इंक्रीज टू अ हायर लेवल। अब अगला देखते हैं हम कि वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, आर्टेरियलो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। आर्टेरियलो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बढ़ा। तो हमने यहाँ पर देखा था कि डायस्टोलिक बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसका मतलब है जब आर्टेरियल कंस्ट्रक्शन हुई तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा, जिसकी वजह से हमारी डायस्टोलिक बीपी इज ऑल्सो इंक्रीज। तो ये भी एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो गया कि यहाँ पर बीपी बढ़ा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का और एक फ़ायदा ये है कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड फ्रॉम डिफरेंट वास्कुलर बेड्स। जैसे जो हमारा जीआईटी है, स्किन है, जो रीनल ब्लड वाला फ्लो है, उन्हें ये कंस्ट्रक्ट करा देती है, इनकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करा देती है। और जो ब्लड है
उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है टू मोर वाइटल ऑर्गन्स, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि जो वाइटल ऑर्गन है उनको सर्वाइव करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये कुछ देर तक सहन कर सकते हैं, पर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे हमारे पास हो गया हमारा ब्रेन और हार्ट, उसे ये ब्लड फ्लो देती हैं ताकि इसे अच्छी ब्लड सप्लाई मिल सके। तो ये देख लिया हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये पहला हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म। तो अब हमने पढ़ा था कि जैसे सिंपैथेटिक नर्वस, एक पॉइंट रह गया कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसने जेजीए अपरेटस, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस में स्टिमुलेट दिया था और वहाँ से रेनिन निकला था इनटू द सर्कुलेशन। और सपोज ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यहाँ पर है हमारा हार्ट, ये सपोज करिए कि है आपकी किडनी, और यहाँ पर है हमारा रीनल वेसल। तो जब हमारा यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर हमारा रीनल वेसल कंस्ट्रिक्ट हुए हैं, रीनल वेसल कंस्ट्रिक्ट हुए इन केस ऑफ शॉक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है इट इज़ डिक्रीज्ड। ये हमने वीडियो पहले डाल दिया है द रास सिस्टम वाले टॉपिक पे। ब्लड फ्लो यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ जिसकी वजह से रेनिन यहाँ से भी रिलीज़ हुआ। तो आप जैसे देख सकते हैं रेनिन दो मैकेनिज़्म से रिलीज़ हुआ। एक तो यहाँ पर जब रीनल वेसल कंस्ट्रिक्ट हुए तब रेनिन रिलीज़ हुआ, और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन से रेनिन रिलीज़ होता है। तो हम देखते हैं कि रेनिन आखिरकार करता क्या है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जब रेनिन आएगा तो इट विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, और जो एंजियोटेंसिन 1 है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2, और जो एंजियोटेंसिन 2 है यहाँ पर जो एंजियोटेंसिन 2 है हमारे पास ये सारे फंक्शन निभाता है। जो एंजियोटेंसिन 2 है ये हमारा जो सीएनएस है उसमें से एक सब फॉर्निकल एरिया होता है। देयर इज़ वन सब फॉर्निकल एरिया इन सीएनएस, हाइपोथैलेमस। वहाँ पर जो थर्स्ट सेंटर को रेगुलेट करता है और उससे थर्स्ट बढ़ाता है जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ सके। ये स्मूथ मसल्स में जाएगा और वहाँ पर वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन और आर्टेरियलो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, आर्टेरियलो एंड वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। तो अभी हमने ये पिछली स्लाइड में ही देखा है कि आर्टेरियलो कॉन्स्ट्रिक्शन से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा जिसकी वजह से डायस्टोलिक बीपी बढ़ेगा, और वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हमारा जो वीनस रिटर्न है इट विल बी इंक्रीज्ड, और उससे एंडास्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा, एंडास्टोलिक वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ा। और एज वी ऑलरेडी नो कि सिस्टोलिक बीपी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट होने की वजह से, इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर हमारा सिस्टोलिक बीपी वो भी राइज़ कर गया, डायस्टोलिक भी राइज़ कर गया, सिस्टोलिक भी राइज़ कर गया। ये कंपनसेट कर रहा है कि जो बीपी कम हुआ था उसको कंपनसेट करने के लिए जो बीपी है वो इंक्रीज़ होते हैं। ये दो मैकेनिज़्म देख लिए हमने एंजियोटेंसिन 2 के। तो जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका तीसरा मैकेनिज़्म ये है कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाता है और वहाँ से रिलीज़ करवाता है अ हार्मोन दैट इज़ नोन एज एल्डोस्टेरोन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ये हमने किडनी वाली वीडियोस में पढ़ा है कि जब एल्डोस्टेरोन जाता है प्रिंसिपल सेल्स में तो वो रिटेन करवाता है सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर को रिटेन कराता है। पर ये इट विल टेक नियरली मोर देन हाफ आवर। तो जब इसने सॉल्ट एंड वाटर रिटेन कराया तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इज़ इंक्रीज्ड। तो वही फिर साइकिल कंटिन्यू हुई, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो वीनस रिटर्न बढ़ेगा, जब वीनस रिटर्न बढ़ा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जब कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन दी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये हमने और एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म देख लिया। अब देखते हैं हम यहाँ पर रास लिख सकते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म हुआ।
एक मैकेनिज्म है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पर एडीएच रिलीज करवाती है। एडीएच कहो या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहो या इसे वेसोप्रेसिन कहो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अब हम देखते हैं कि ये कंपनसेट कैसे करता है। तो जो एडीएच हैं वो जो वाटर है उसे रिटेन करवाता है, इट रिटेन वाटर, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है इट इज़ इंक्रीज्ड, वीनस रिटर्न इज़ इंक्रीज्ड। सो साइमल्टेनियस इनकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ा, कार्डियक आउटपुट के बढ़ने की वजह से हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। वेसोप्रेसिन, वेसो जैसे हम नाम से ही पता कर सकते हैं, वेसोप्रेसिन, प्रेसिन मतलब कंस्ट्रक्ट करवाना। तो ये आर्टेरियलो इसने कंस्ट्रक्शन करवाई, आर्टेरियलो कंस्ट्रक्शन हुई यहाँ पर, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा, उसकी वजह से हमारे पास डायास्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज। तो अब हमने देख लिया यहाँ पर बीपी इंक्रीज हुआ। ये था हमारा थर्ड कंपनसेशन। अब फोर्थ कंपनसेशन है रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले लिख लेते हैं इसे, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या है कि जो जैसे हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड्स में कि नॉर्मली जैसे वॉल्यूम है हमारे पास 5 लीटर, तो उसकी जो कैपेसिटी है इट इज़ ऑल्सो 5 लीटर्स। ओके, तो जब बॉडी में क्या होता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। जब वॉल्यूम बढ़ा तो जो सीवेज सिस्टम की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हुई। और कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी कि जो वेस्कुलर सिस्टम है वो रिलैक्स करता है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन। तो जो रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन है ये बोलता है कि ये तो हमारे पास नॉर्मली था, तो इसमें क्या होता है कि जब वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, फॉर एग्जांपल 5 लीटर से 4 लीटर हो गया, तो जो कैपेसिटी है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की इट इज़ ऑल्सो डिक्रीज, मतलब ये श्रिंक कर जाता है। जो वेस्कुलेचर है इट गेट्स श्रंकन। जब श्रिंक किया तो जो वेस्कुलर सिस्टम वॉल है वो एनवेलप कर जाती है। अब हम जैसे हमारे पास जितना भी ब्लड बचा तो ये एनवेलप जो वेस्कुलर सिस्टम है इट एनवेलप्स अराउंड द रिमेनिंग ब्लड टू प्रिवेंट द पेरिफेरल पूलिंग। हम इसे लिख लेते हैं, एनवेलप्स अराउंड रिमेनिंग ब्लड, जितना भी ब्लड बचा है, टू प्रिवेंट पेरिफेरल पूलिंग। जिसकी वजह से हमारा जो कार्डियक आउटपुट है इट इज़ मेंटेन्ड वेल, कार्डियक आउटपुट इज़ मेंटेन्ड, और उसकी वजह से जो बीपी डिक्रीज हो सकता था वो नहीं हो पाया। दैट इट इज़ एन अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज द बीपी। तो बीपी जो डिक्रीज हो सकता था वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो वेस्कुलर सिस्टम था उसने जो बचा खुचा वॉल्यूम था उसके आसपास एनवेलप कर दिया और जो कार्डियक आउटपुट है उसे मेंटेन कर दिया, और इट हैज़ लेड टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। तो ये और एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो गया। ये 4 मैकेनिज्म्स देख लिए अब हमने। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। तो हमने स्टार्लिंग फोर्सेस पढ़ी थी। सपोज ये हमारी एक यहाँ पर वेन है, यहाँ पर आर्टरी है, यहाँ पर जैसे टिश्यूज़ हैं हमारे पास। तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से ये टिश्यूज़ में जाता है ब्लड और टिश्यू यूज़ करके वापस भेज देते हैं। दीज आर द स्टार्लिंग फोर्सेस की वजह से। पर शॉक में क्या होता है, शॉक लाइक कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी में फ्लूइड की कमी है, देयर इज़ लेस फ्लूइड इन द बॉडी,
तो इस कंडीशन में जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है, फ्लूइड को हमारे पास बचाना है इसमें, तो जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो बढ़ जाता है, सॉरी, फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो जाता है, जो ये वाला प्रेशर है ये कम हो जाता है, और जो सक्शन प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जो ये सक्शन प्रेशर था वो बढ़ गया टू रिटेन द फ्लूइड। इसका मतलब हमारी जो स्टार्लिंग फोर्सेस हैं दे आर ऑल्टर्ड इन केस ऑफ शॉक। स्टार्लिंग फोर्सेस आर ऑल्टर्ड। तो जो फ्लूइड है वो शिफ्ट कर जाता है फ्रॉम द इंटरस्टिशियल एरिया इनटू द वास्कुलर फ्लूइड। ये था और एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म। तो अब हमने कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स देख लिए। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज की। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या होता है, नॉन प्रोग्रेसिव और कंपनसेटरी स्टेज में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो देयर विल बी रैपिड पल्स, देयर विल बी कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, क्योंकि जो ब्लड है वो वाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई हो गए हैं, तो जो क्यूटेनियस ब्लड सर्कुलेशन थी वो कम हो गई, इसकी वजह से जो एक्सट्रीमिटी है वो कोल्ड हो गई है। जो पेशेंट है दैट इज़ एंशियस, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी वजह से उसका जो सिंपैथेटिक ओवरफ्लो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। सिंपैथेटिक ओवरफ्लो बढ़ चुका है, पेशेंट एंजाइटी में है, फियर में है, तो इसकी वजह से भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये हायर सेंटर से, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले पढ़ा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला पार्ट, यहाँ पर हमारा हायर सेंटर्स हैं और यहाँ पर हमारा वेसोमोटर सेंटर थे जहाँ से सिंपैथेटिक थोरैकोलम्बर आउटफ्लो आ रहा था। तो जो हायर सेंटर हैं, जैसे एंजाइटी और फियर के थ्रू भी हायर सेंटर से इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और यहाँ पर हमारा जो सिंपैथेटिक ओवरफ्लो है दैट विल बी इंक्रीज्ड। तो अब हमने देख लिया कि पेशेंट एंग्शियस रहेगा, देयर विल बी ऐश ग्रे कलर, और ज़्यादातर जो ऑर्गन्स हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना ब्लड फ्लो। जो ऑर्गन्स हैं उनकी ब्लड फ्लो कम है मैक्सिमम ऑर्गन्स की, क्योंकि वो वाइटल ऑर्गन्स को अपना ब्लड दे रहे हैं। और जो ऑर्गन्स में हमने जैसे बात करी थी जीआईटी की, या जो क्यूटेनियस सर्कुलेशन, स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन, रीनल सर्कुलेशन, तो जो किडनीज हैं कंपनसेटरी स्टेज में किडनीज आर एट द वर्ज ऑफ नेक्रोसिस, आर एट द वर्ज ऑफ नेक्रोसिस। ये हमारा पहला स्टेज था। नाउ वी विल कम टू द सेकंड स्टेज ऑफ शॉक, दैट इज आल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव स्टेज। अब जो पेशेंट है वो सेकंड स्टेज में पहुंच गया है, प्रोग्रेसिव स्टेज। अब जो इस बॉडी के कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म हैं दे आर फेलिंग, पर इस स्टेज में भी जो पेशेंट है ही कैन बी सेव्ड अगर उसे इफ़ ट्रीटमेंट इज़ गिवन। इस स्टेज में भी सेव हो सकता है पेशेंट। और ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट में ये हो सकता है कि हम जो पेशेंट है उसकी ब्लड में कोलोइडल सॉल्यूशन डालें, या फिर जो हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्ब्स हैं वो डालें, हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्ब्स, या एल्ब्यूमिन डालें, जेलेटिन डालें, जिसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इन सभी सब्सटेंस के ऑस्मोटिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो बीपी है वो मेंटेन रहे, वो और डिटेरियोरेट ना करें।
तो ये ट्रीटमेंट हो सकते हैं इस स्टेज में। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या हो रहा है। वी विल गो टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। सो ये हमारा CVS, यहाँ पर हमारा हार्ट जैसे हमने पहले भी बनाया था, यहाँ पर हम अपना CNS बना देते हैं। ये CNS बनाया हमने। अब इस स्टेज में क्या हुआ कि जैसे जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं हमारे पास, और सपोज यहाँ पर हमने पेरिफेरल टिश्यूज़ बनाए। अब इस स्टेज में जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी कम हो रहा है। ब्लड फ्लो कम हो रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है। तो जो ज़्यादातर टिश्यूज़ थे जो जैसे ग्लूकोज से पायरूवेट बनाते हैं, और फिर क्रेब्स साइकिल के थ्रू ATP जनरेट कर रहे थे, अब ऑक्सीजन की कमी होने पर दे आर शिफ्टिंग देयर पाथवे फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक पाथवे। फिर हमने पढ़ा है कि एनारोबिक पाथवे में पायरूवेट से बनता है लैक्टिक एसिड, तो इनमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगा है टिश्यूज़ में, और ये लैक्टिक एसिड हमारे CVS में छोड़ने लगे हैं। यहाँ पर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगा है, और कुछ जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे CNS में भी ब्लड सप्लाई के थ्रू पहुँच गया। तो अब हम देखते हैं कि जो लैक्टिक एसिड है ये क्या इफ़ेक्ट डालता है। जो लैक्टिक एसिड है इट एक्ट्स एज एन वेसोडाइलेटर एंड मायोकार्डियल डिप्रेसर। ये या तो एक्ट करता है वेसोडाइलेटर की तरह या फिर मायोकार्डियल डिप्रेशर की तरह। जब मायोकार्डियल मसल्स डिप्रेस हो गए तो ये तो सीधी सी बात है कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, ठीक है। और जब यहाँ पर जो एसिड है वो CNS में पहुँचे तो यहाँ पर जो हमारा वेसोमोटर सेंटर था ये उसे इनिबिट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा वेसोमोटर सेंटर था तो इन्होंने लैक्टिक एसिड ने इसे इनिबिट कर दिया, जिसकी वजह से जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो आ रहा था कंपनसेटरी मैकेनिज्म में वो कम हो गया, या बेसिकली ये कहें कि वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो बंद हो गया, और जो कंस्ट्रिक्टर जो मैकेनिज्म है वो भी फेल करने लगे। तो इसका मतलब ये है कि अब सिंपैथेटिक आउटफ्लो नहीं हुआ तो अब BP इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, और जो जब ये हमारा वेसोडाइलेशन करने लगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो देर इज पेरिफेरल पूलिंग ऑफ द ब्लड, पेरिफेरल पूलिंग हो रही है वेसोडाइलेशन की वजह से, जिसकी वजह से जो वीनस रिटर्न है वो कम हुआ तो हमारी जो कार्डियक फिलिंग है इट इज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड, और उसकी वजह से भी हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो डेटेरेट हो रही है जब कार्डियक आउटपुट कम हुआ। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पर हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से हाइपोक्सिया बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, ब्लड सप्लाई नहीं हुई तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो हाइपोक्सिया होने की वजह से और ज़्यादा लैक्टिक एसिड बढ़ेगा, उसकी वजह से और ज़्यादा पूलिंग होगी क्योंकि और ज़्यादा वेसोडाइलेशन होगा, उसकी वजह से और ज़्यादा वीनस रिटर्न घटेगा। वीनस रिटर्न घटने की वजह से कार्डियक आउटपुट घटेगा, कार्डियक आउटपुट घटने की वजह से और ज़्यादा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो ये जो है एक विशियस साइकिल चलने लग जाएगी, पॉजिटिव विशियस साइकिल चलने लग जाएगी। यहाँ पर और जो हमारा जब हाइपोक्सिया हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव विशियस साइकिल तुमने देख ली। जब हमारा हाइपोक्सिया हो गया बॉडी में तो जो एंडोथीलियल सेल्स हैं दे आर इंजर्ड। हमारी एंडोथीलियल सेल्स की इंजरी हो गई। तो जब
हमने ये पढ़ा है कि एंडोथेलियल सेल इंजर होते हैं तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन बढ़ता है। वेसो वेसोडाइलेशन बढ़ा और मायोकार्डियल डिप्रेशन हुआ। तो इसकी वजह से भी जो पेशेंट की कंडीशन है और ख़राब होने लग गई। और जो यहाँ पर जब एंडोथेलियल सेल इंजरी हुई, एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ किए और ये इंक्रीज़ करते हैं प्लेटलेट। जैसे जो प्लेटलेट है वो स्टिक होने लग जाते हैं इनटू द एंडोथेलियल सेल की लाइनिंग, जिसकी वजह से जब ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट स्टिक करने लग गए तो उसकी वजह से जो कोएगुलेशन मैकेनिज़्म है इट गेट्स एक्टिवेटेड। जब कोएगुलेशन मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो गया तो उससे डीआईसी का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। डीआईसी दैट इज़ डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, ये हमने देख लिया। जब हाइपोक्सिया प्रोलॉन्ग होने लग गया, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेज में देखा था कि जो स्प्लांकनिक सर्कुलेशन है वो कम हुई, जीआईटी अपनी ब्लड फ्लो को सेक्रीफाइस कर देता है वाइटल ऑर्गन्स को अपना ब्लड देने के लिए। तो जब प्रोलॉन्ग हो गया जीआईटी में, तो जीआईटी में जब इस्चीमिया इज़ प्रोलॉन्ग फॉर लॉन्ग टाइम तो नेक्रोटिक पैचेस दिखने लग जाते हैं। देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ नेक्रोटिक पैचेस इन केस ऑफ म्यूकोसा ऑफ द जीआईटी। और यहाँ से जो जब नेक्रोटिक पैचेस बने तो जब जीआईटी की वॉल जो है वो जब टूटेगी तो बैक्टीरिया वहाँ से ब्लड में आ जाएंगे। जो बैक्टीरिया है दे विल कम टू ब्लड और अपने जो भी एंडोटॉक्सिन है या जो भी सेप्टिसीमिया कॉज कर सकता है, बैक्टीरिसीमिया कॉज कर सकता है। और इस स्टेज में जो किडनीज़ हैं उनकी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी हो सकती है। देयर कैन बी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस टू द किडनी। ये देख लिया हमने। और जब एंडोथेलियल सेल इंजर हो गया काफ़ी ज़्यादा तो जो फ्लूइड है वो लीक कर सकता है फ्रॉम द इंटर एंडोथेलियल गैप। पहले तो नॉर्मली यूँ था, पर जब इंजरी हो गई तो ये गैप बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो फ्लूइड है जो फ्लूइड है वो इंटर एंडोथेलियल गैप के थ्रू बाहर आ सकता है। तो ये देख लिया हमने अबाउट द सेकंड स्टेज, दैट इज़ द प्रोग्रेसिव स्टेज। अब हम देखते हैं कि द लास्ट स्टेज दैट इज़ द रिफ्रैक्टरी स्टेज। ये लास्ट स्टेज आ गई है शॉक की, रिफ्रैक्टरी स्टेज, एंड इट इज़ एन इरिवर्सिबल स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो भी सारे टिश्यूज़ एंड सेल्स हैं दे स्टार्ट कमिटिंग सुसाइड। अब हम देखते हैं कि सारे जो सेल्स हैं वो कैसे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। सपोज़ ये है हमारा, ये कोई सेल मान लिया हमने और यहाँ पर हमारा सर्कुलेशन है, यहाँ पर नॉर्मल सर्कुलेशन दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी देर से नहीं हो रही है तो एटीपी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पर जो नॉर्मली सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप था वो भी काम करना बंद हो गया। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अब इट इज़ नो लॉन्गर ए सिलेक्टिव बैरियर। तो इस केस में पोटेशियम जो है वो बाहर चलने लग जाता है और जो कैटायंस हैं सोडियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस वो अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट हो जाता है और इसके अंदर जो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बाहर सेल्स में आ जाते हैं, जो सेल्स और टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी एसिडिक हो जाता है और जो भी हाइड्रोलेज आए हैं लाइसोसोम बर्स्ट होने की वजह से वो डिस्ट्रॉय करते हैं टिश्यूज़ को, टिश्यूज़ की देयर इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यूज़, देयर इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यूज़।
और हमारे पास एटीपी नहीं है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे आर ऑल्सो नोन एज वी नो दे आर ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये भी काम करने बंद करने लग जाते हैं। और जो बचे कुचे एटीपी थे वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो एएमपी है वो एडिनोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो एडिनोसिन है वो यहाँ से ब्लड में जाके यूरिक एसिड बना देता है। एडिनोसिन ने यूरिक एसिड बनाया, पर और जो जब यूरिक एसिड है वो वापस जो है इस सेल या इस टिश्यू के अंदर नहीं आ सकता, तो वो यूरिक एसिड की यहाँ पर एक्यूमुलेशन होने लग जाती है इनटू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये काफ़ी एक डेंजरस सिचुएशन हो जाती है जिसको हम वापस नहीं ला सकते इस कंडीशन से पेशेंट को। सो दिस स्टेज इज़ ऑल्सो नोन एज द इरिवर्सिबल स्टेज, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं कि सारे टिश्यूज़ यहाँ पे सेल्स यहाँ पे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो इस फेज़ की जो हम अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि इस फेज़ में क्या क्या दिखेगा हमें, थर्ड जो स्टेज है इसकी अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हम ये देखेंगे कि एटीपी नहीं है, सेल्स आर डेफिशिएंट इन हाई एनर्जी फॉस्फेट रिजर्व्स एंड देयर इज सीवियर मायोकार्डियल डिप्रेशन। Myocardial depression is severe and there is resistant vasodilation. Vasodilation जो है it is resistant, that is it is also not responding to the vasopressin. ये हमने देख लिया, 3 क्लिनिकल फीचर्स ये थे। और ये है कि जो सेल्स हैं they are killing, they are committing suicide. Cells are killing itself by releasing एडिनोसिन जो कि यूरिक एसिड बना रहा है एंड लाइसोसोमल प्रोडक्ट जो कि बर्स्ट होने पे हमारा हाइड्रोलेज रिलीज कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को एसिडिक बना रहा है, जिसकी वजह से देयर इज डैमेज टू टिश्यूज एंड सेल्स सराउंडिंग देम। अब हम देखते हैं कि जो अगर हमने ऑटोप्सी की इस पेशेंट की तो हमें इस पेशेंट में क्या क्या मिलेगा। अगर हमने ऑटोप्सी परफॉर्म की तो हमें इस पेशेंट में क्या क्या मिलेगा, इस पेशेंट के सीएनएस में क्या मिलेगा, इस पेशेंट के हार्ट में क्या मिलेगा, इस पेशेंट के किडनी में क्या मिलेगा, और इस पेशेंट के, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या मिलेगा। तो हम देखते हैं सीएनएस में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सम डेड न्यूरॉन्स, in case of heart there is a microinfarctive situation due to prolonged ischemia होने की वजह से there is microinfarctive situation। किडनी में there is जो पीसीटी सेल्स हैं ये नेक्रोटिक बन जाएंगे। और एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वहाँ पर एक लास्ट एफर्ट होता है, तो वो फैट को तोड़ता है इनटू एल्डोस्टेरॉन। यहाँ पर एक लास्ट एफर्ट हो रहा होता है पेशेंट को रिवाइव करने के लिए बॉडी के अंदर, एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल रिलीज फैट को यूज़ करके ये दो सब्सटेंस बनाते हैं, एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, टू फाइट स्ट्रेस। तो जब जो पेशेंट है ही इज़ इन दी लास्ट स्टेज ऑफ शॉक, तो इतने फैट यूज़ हो गए कि अब नो फर्दर एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल कैन बी फॉर्म्ड। तो हमें जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वहाँ पर देयर इज़ डिप्लीशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स की
डिप्लीशन होगी। और अगर हम जीआईटी की बात करें तो वहाँ पर माइक्रो इन्फार्क्ट होंगे, और जो म्यूकस वाला एरिया होगा, म्यूकोसल सेल्स, वो नेक्रोटिक हो जाएंगे। एंड अगर हम लीवर की बात करें तो जो हिपैटिक सेल्स हैं दे अंडरगो फैटी चेंज या नेक्रोटिक, वो भी नेक्रोटिक हो जाएंगे।